वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह क्वेश्चन पेपर या फिर जो आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजाइन, ये पेपर का नाम जो है आपको खास करके इसका हिंदी होता है फूड माने होता है भोजन, न्यूट्रिशन माने आप सभी को पता होगा पोषण, और हाइजाइन का मतलब होता है स्वच्छता, यानी खाद्य पोषण एवं स्वच्छता या आहार पोषण और स्वच्छता आपके पेपर का नाम है। ये आपको बता दूं कि ये बीए में भी, बीएससी में भी और बीकॉम में भी आपको यहाँ से प्रश्न आने मतलब कि आते हुए दिखते हैं, यानी कि ये अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है आपकी परीक्षा में। ठीक है, बीए बीएससी बीकॉम के सेमेस्टर 1 में यानी फर्स्ट सेमेस्टर में आपको फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजाइन, सेकंड सेमेस्टर में भी आपको इसी प्रकार से फर्स्ट एड एंड हेल्थ, थर्ड सेमेस्टर में मानव मूल्य और इन्वायरमेंटल स्टडीज, ये सब आपसे पूछा जाता है। इसी प्रकार से फोर्थ सेमेस्टर में भी आपको मिलेगा, फिफ्थ में भी और सिक्स में भी। ठीक है, तो महासंग्राम रिवीजन क्लास उसी की है। ये 2023 में जो आपके प्रश्न आने वाले उसके बारे में चर्चा करूंगा। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पर ही मैं चर्चा करूंगा, और खास करके इस वीडियो का मेन मकसद है कि आपको समझाया जाए, कि आपको समझ में आ जाए। रट्टा नहीं मरवाना है, बस आपको केवल समझाने का प्रयास करना है। तो यहाँ पर पहले मैं थ्योरी को कुछ मतलब कि पॉइंट टू पॉइंट हमने कलेक्शन किया है। तो पहले हम कुछ थ्योरी को समझेंगे यूनिट 1 से, और फिर यूनिट 1 से बनने वाले जो तमाम सारे प्रश्न हैं उसको समझेंगे। क्योंकि यूनिट 1 से लगभग आपका 50% प्रश्न जो होगा, यानी लगभग 100 में से 50 प्रश्न आपका यूनिट 1 से यानी कि इकाई 1 से ही आने वाला है। कुल मिलाकर के 4 इकाई में आपका सिलेबस बटा हुआ है। पहली इकाई है आहार एवं पोषण की अवधारणा, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, तो आज हम वही समझेंगे। दूसरे चैप्टर मतलब दूसरी इकाई का आपके नाम है क्या, पोषक तत्व स्थूल और सूक्ष्म, यानी न्यूट्रिएंट्स जो है माइक्रो और माइक्रो, इन दोनों के बारे में चर्चा करनी है। और बात की जाए अगर थर्ड इकाई में, तो उसमें जो है 1000 दिवसीय पोषण के बारे में बताया गया है। और जो चौथी इकाई है उसमें सामुदायिक स्वास्थ्य की अवधारणा के बारे में चर्चा है। तो ये 4 इकाइयों के माध्यम से 4 वीडियो हमारी आएंगी, जिसके माध्यम से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से कर पाएंगे। अगर आपको विधिवत तरीके से मॉडल पेपर देखने हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखना है, तो 2022 वाले जितने भी मॉडल पेपर पड़े हुए हैं उनको देख लीजिएगा। और 2022 और 2023 में जो क्वेश्चन पेपर हुए उसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया है, तो आप उसको देख लेंगे, आपका काम हो जाना है। बाकी विस्तार से मैं सोच रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास। ये महासंग्राम रिवीजन क्लास है, तीव्र गति से मैं आगे बढ़ूंगा, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, लेकिन इस गति से आगे बढ़ूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए और आप लगभग 50% एक ही वीडियो में प्रश्न के उत्तर को ला सके। बाकी 3 इकाई भी आपको मैं करवा दूंगा, लेकिन ये पहली इकाई बहुत महत्वपूर्ण थी, इसलिए मैंने सोचा आपके समझ की जाए। इकाई 1 के अंतर्गत हमको पढ़ना है आहार और पोषण की अवधारणा, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे, उसके बाद में फिर ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को समझेंगे हम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट आपका यहां पर समझने का प्रयास करेंगे, आहार या भोजन। बात एक ही है, चाहे आप उसको आहार कहो चाहे भोजन कहो। ठीक है, बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो समझे, आहार अथवा भोजन वे सभी तरल या ठोस पदार्थ होते हैं। देखिए आहार या भोजन जो होता है ठोस भी होता है, तरल भी होता है, ये बात आप जानते हैं। तो वो सभी तरल या वो सभी ठोस पदार्थ जिन्हें क्या करते हैं, मनुष्य खाते हैं, जिन्हें मनुष्य जो है एक प्रकार से अपनी पाचन क्रिया के द्वारा अवशोषित करके विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए प्रयोग करता है, वो क्या कहलाते हैं, उसी को भोजन या उसी को आहार कहते हैं। आहार का मतलब ये नहीं कि सारी जो कुछ हम खाते हैं सारा चीज आहार है, नहीं। हम जो तरल या ठोस पदार्थ जो खाते हैं, जो कि हमारा यानी जो मनुष्य का जो एक प्रकार से पाचन तंत्र है वो उसको पचाने में सक्षम होता है, उसको अवशोषित करने में सक्षम होता है, विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए एक प्रकार से उपयोगी होता है, हमारे शरीर में को ऊर्जा प्रदान करता है, उसको हम भोजन कहते हैं। क्लियर, तो ये हो गई भोजन की परिभाषा। सबसे पहले आपको वही समझनी थी, तो ये भोजन की परिभाषा हो गई। अगला पॉइंट आप समझेंगे, वह पदार्थ जो मुंह द्वारा खाया जा सके या मुंह द्वारा लिया जा सके तथा शरीर के लिए उपयोगी सिद्ध हो, ये भोजन कहलाता है। ठीक है, यानी कि एनी सबस्टेंस विच कैन बी टेकन ओरली, डाइजेस्टेड एंड absorbed by the body and is useful to the body, it is called food। यानी भोजन क्या कहलाता है, भोजन का मतलब वह पदार्थ जो मुंह के द्वारा लिया जा सके, शरीर के लिए उपयोगी सिद्ध हो, और उसी को हम भोजन कहते हैं। क्लियर, तो ये भोजन की कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई, आगे समझे। अगला पॉइंट आपका है पोषण, भोजन तथा पौष्टिक तत्व, वह उनमें उपस्थित पदार्थ, उनकी क्रिया व पारस्परिक क्रिया के विज्ञान को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। यानी पोषण किसे कहते हैं, पोषण जो होता है, पोषण जो होता है भोजन और पौष्टिक तत्व, वह उनमें जो उपस्थित पदार्थ होते हैं पौष्टिक तत्वों में या भोजन में, उनकी क्रिया और पारस्परिक क्रिया
के विज्ञान जो होता है उसी विज्ञान को हम पोषण कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं या फिर न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। तो पोषण एक प्रकार का क्या है, विज्ञान है। कैसा विज्ञान है, जो कि भोजन और पौष्टिक तत्व जो होते हैं और पौष्टिक तत्वों में या भोजन में जो उपस्थित पदार्थ होते हैं उनकी क्रिया और पारस्परिक जो अंतर क्रिया होती है भोजन की और पौष्टिक तत्वों की, उन सभी क्रियाओं के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम पोषण कहते हैं। पोषण में एक जीव भोजन मतलब करता है, उसको पचा करके अवशोषण करता है, शरीर के द्वारा पौष्टिक तत्वों का उपयोग होता है। तो एक प्रकार से ये चीजें हो गई। अगला प्रश्न मतलब अगला पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पर, पोषण की परिभाषा। पोषण की परिभाषा कैसे शब्दों में हम दे सकते हैं, देखिए पोषण क्या होता है, शरीर में कार्य करता हुआ भोजन, ये पोषण होता है, यानी कि फूड एट वर्क इन द बॉडी, यानी ऐसा भोजन जो कि आपके शरीर में कार्य कर रहा हो। शरीर में कार्य करने वाले भोजन मतलब कि उसको हम क्या कहते हैं, भोजन को पोषण कहते हैं। भोजन में ही आप देखते हैं पोषक तत्व भी विद्यमान रहते हैं। पोषक तत्वों के बारे में आपको पता भी होगा, अभी हम चर्चा करेंगे पोषक तत्व क्या होते हैं, अभी आगे यहाँ पर लिखा पोषक तत्व, अभी चर्चा करेंगे इन सभी पर। तो भोजन में पोषक तत्व जो होते हैं वो विद्यमान होते हैं और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। पोषण का सीधा संबंध हमारे भोजन और खाने के सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर आधारित होता है। पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं जो कि पोषण में एक प्रकार से दिए जाते हैं या फिर भोजन में आपके विद्यमान होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जिसको आप कहते हैं। हमें पौष्टिक जो तत्व होते हैं भोजन से प्राप्त होते हैं। पोषण जो होता है भोजन से मिलता है, कैसे, देखिए भोजन में प्रोटीन आपका पाया जाता है, भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स आपका पाया जाता है, भोजन में वसा पाई जाते हैं यानी फैट्स पाए जाते हैं, भोजन में विटामिन्स पाई जाती है, भोजन में खनिज लवण यानी मिनरल्स पाए जाते हैं, भोजन में जल अर्थात वाटर पाया जाता है। यानी 6 प्रकार के। आपसे पूछे कि पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं तो आप लिखेंगे ऑब्जेक्टिव में कि पोषक तत्व भैया 6 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन में मिलेगा। आपसे पूछेगा ये कार्बोहाइड्रेट जो है आपका और जो प्रोटीन है, ये कार्बोहाइड्रेट आपको ऊर्जा प्रदान करता है, प्रोटीन भी आपको कुछ मात्रा में ऊर्जा और बाकी शरीर की जो मतलब की जो मरम्मत करना होता है या शरीर को एक प्रकार से वृद्धि के लिए खास करके प्रोटीन जाना जाता है, शरीर में ऊर्जा देने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स जाना जाता है, ठीक है। वसा जो है मोटापे के लिए जाना जाता है, फैट्स के लिए। विटामिन जो होते हैं रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, सुरक्षात्मक चीज़ें हैं। खनिज लवण भी सुरक्षात्मक होते हैं, इनसे क्या होता है, इनसे भी हमारे शरीर में रोगों की रक्षा होती है, हमारा इम्यूनिटी पावर मजबूत होता है। जल से आपको पता होगा सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि जल अगर नहीं है, जल ही जीवन है, ये बात आप जानते हैं। तो एक प्रकार से 6 पौष्टिक तत्व होते हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। पोषण स्तर वह अवस्था होती है जिसमें किसी मनुष्य के स्वास्थ्य पर शरीर द्वारा पौष्टिक तत्वों के उपयोग के प्रभाव का बोध होता है। पौष्टिक तत्व मतलब ये जो विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज लवण और ये जल है जो, ठीक है, प्रोटीन, विटामिन, वसा, ये सब, यही सब क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, पौष्टिक तत्व होते हैं। तो इनके उपयोग के प्रभाव का बोध होता है शरीर के द्वारा, ठीक है, किसी मनुष्य के स्वास्थ्य पर। इसी अवस्था को हम पोषण स्तर कहते हैं या पोषण का स्तर कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट देखेंगे, अपर्याप्त पोषण में भोज तत्व मात्रा एवं गुणों की दृष्टि से शरीर की आवश्यकता के अनुपात में यथेष्ट नहीं होते हैं, उनमें किसी एक की न्यूनता होती है। अपर्याप्त पोषण के परिणाम स्वरूप शरीर की अपेक्षित वृद्धि और विकास नहीं हो पाता है, हीनता जनित रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर इसका कहने का मतलब है अपर्याप्त पोषण क्या होता है, तो अपर्याप्त पोषण वह पोषण होता है जिसमें क्या होता है, जो भोज्य तत्व है। भोज्य तत्व कौन से हैं, अभी आगे चल करके हम चर्चा करेंगे। जो 5 तरीके के भोज्य तत्व हैं आपके, जैसे प्रथम में दूध और दूध से बने जो तत्व होते हैं, द्वितीय में मांस मछली वगैरह होते हैं, तृतीय में जो फल हो गए, बहुत सारे हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, चतुर्थ में अनाज, गेहूं, चावल, ये सब हो गया, पंचम में घी, तेल यानी कि जो ऑयली चीजें होती हैं, एक प्रकार से भोज्य तत्व होते हैं। इनकी मात्रा और पोषण में, खास करके पोषण में भोज्य तत्वों की मात्रा और जो पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा क्या होती है, कम होती है, या कोई पोषक तत्व नहीं होता है या कोई भोज्य तत्व नहीं होता है। जब ऐसी स्थिति होती है तो क्या होता है, अपर्याप्त पोषण कहलाता है उसी को, यानी कि उसमें किसी चीज की मात्रा कम है। चाहे आप देखते भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, जल, इन सभी की अगर कमी होगी किसी भी एक तत्व की तो अपर्याप्त पोषण माना जाएगा। ये बात ध्यान देंगे। इससे क्या होता है, शरीर का विकास रुक जाता है, ठीक है, शरीर का विकास और वृद्धि नहीं हो पाती है, हीनता जनित रोग भी उत्पन्न हो जाता है, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, कई इस प्रकार की बीमारियां होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन चीज़ों को जब आप पढ़े रहेंगे अभी, तो जब आगे अभी हम ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को करवाएंगे तो आपको और अच्छा लगेगा उन प्रश्नों को करने में, ताकि आप पहले से इन चीज़ों को पढ़े रहे होंगे तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर होगा, ठीक है।
भोजन एक प्रकार समझिए, भोजन में ही जो है पोषक तत्व तो पाए जाते हैं। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट, आहार आयोजन। आहार आयोजन क्या होता है? आहार को इकट्ठा करना। आहार को इकट्ठा करने का मतलब क्या होता है? ऐसे आहार को इकट्ठा करना, ऐसे आहार का समायोजन या फिर नियोजन करना, जो किया आयोजन करना, नियोजन करना, बात एक ही है। इसका मतलब होता है आहार को आयोजित करना, ऐसे आहार जिसमें पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा हो, उचित मात्रा में हो। किस हिसाब से? लिंग के हिसाब से, यानी किस व्यक्ति को कितना पोषक तत्व चाहिए, किसको कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना वसा चाहिए, उसकी रुचि किस भोजन में है, उस प्रकार का। ठीक है, अच्छे बजट में, कम बजट में आहार आयोजन कर लेना, कई प्रकार की चीजें होती। तो आहार आयोजन से अभिप्राय पोषण के सिद्धांतों को मानते हुए परिवार की आवश्यकता, समय व धन के अनुसार कल्पना करके भोजन प्रस्तुत करना होता है। समाचार पत्र पत्रिकाओं के विज्ञापन, रंगीन चित्र व दिए गए विभिन्न परामर्श आहार आयोजन में सहायक होते हैं। आहार आयोजन का सीधा सा मतलब होता है कि आपके पास जितना चीज है, जो पर्याप्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इसमें यानी कि अगर आपके पास कम चीजें हैं, उन्हीं कम चीजों का प्रयोग करते हुए कम समय में, ठीक है, कम ऊर्जा की खपत किए हुए आपने बड़ा अच्छा भोजन तैयार कर दिया या बहुत अच्छी चीजें बना दी जो कि सभी के लिए उपयोगी है। तो ऐसी स्थिति को या इस प्रकार के मैनेजमेंट को हम आहार आयोजन कहते हैं। और खासकर गृहिणियों को ऐसा करते हुए हम, और आप देखते हैं बहुत सारी ऐसी गृहिणियां होती हैं जो कि एक प्रकार से ऐसा मैनेज करती हैं घर को कि एकदम से अच्छा ही लगता है। और वो होना भी चाहिए, इस प्रकार से मैनेजमेंट पावर औरतों में होनी चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है, आहार आयोजन के समय गृहिणी को निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। कौन कौन से कार्य? अगर किसी गृहिणी को खास करके आहार आयोजन करना है तो उसको कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कौन कौन सी बातों को? पहली बात तो ये ध्यान रखना चाहिए गृहिणी को कि आयु के अनुसार पौष्टिक आवश्यकताओं में भिन्नता पाई जाती है। दैनिक आवश्यकताओं पर आयु का प्रभाव सर्वाधिक होता है। बच्चों को वयस्कों की अपेक्षा अधिक शारीरिक निर्माणक तत्वों की आवश्यकता होती है, पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो बच्चों के खाने में प्रोटीन्स की अधिकता कर दी जाए, और जो युवा लोग हैं उनके खाने में कार्बोहाइड्रेट्स के जो तत्व हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट जिनमें पाया जाता है, जिस पोषक तत्व में, उनको बढ़ा दिया जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि आयु के हिसाब से, महिला पुरुष के हिसाब से, जो व्यक्ति ज़्यादा काम करता है उसको दूसरी तरीके से भोजन, और जो कम काम करता है उसके लिए दूसरे तरीके से। कम ज़्यादा काम करने का मतलब ये होता है, कुछ व्यक्ति होते हैं जैसे कि कोई व्यक्ति मास्टर है, पढ़ा रहा है, या कोई व्यक्ति मान लेते हैं किसान है, तो किसान के लिए अलग भोजन, मास्टर के लिए अलग भोजन, डॉक्टर के लिए अलग भोजन। डॉक्टर मास्टर लगभग एक ही समान आते हैं। तो यानी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि अधिक कार्य करते हैं, परिश्रम करते हैं, हल चलाते हैं, कुदाल चलाते हैं, वो उनके लिए अलग भोजन होता है, उनको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसके अपेक्षा जो डॉक्टर लेकर ये सब होते हैं थोड़ा कम आवश्यकता होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं नेता मंत्री की बैठे बैठे रहते हैं, उनको कुछ काम ही नहीं होता है, बस घूमते फिरते हैं। वैसे और भी तमाम सारे उनके भी काम होते हैं, लेकिन फिर भी आप देखिएगा तो उनके लिए अलग पोषण की व्यवस्था होती है। ठीक है, हीरो हीरोइन के लिए अलग पोषण की व्यवस्था। तो कहीं ना कहीं पे ये सब चीजें होती हैं। शरीर निर्माणक पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता के हिसाब से अगर हम भोजन को मैनेज करते हैं तो आहार आयोजन होता है। दूसरी बात, विभिन्नता। विभिन्नता का मतलब क्या होता है? विभिन्नता का मतलब होता है कि आहार तालिका बनाते समय विभिन्नता को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। पुरुष तथा स्त्री की पौष्टिक आवश्यकताओं में भिन्नताएं पाई जाती हैं। उनके भार और लंबाई भिन्न भिन्न होने की वजह से, शारीरिक कार्यों का क्षेत्र भिन्न भिन्न होने से पुरुष को स्त्री की अपेक्षा अधिक तत्वों की आवश्यकता होती है। यानी कि पुरुषों को और स्त्रियों को अलग अलग पोषक तत्वों के हिसाब से भोजन देना चाहिए और उनके लिए भोजन की व्यवस्था या प्रबंध करना चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और तीसरी चीज ये है शरीर। शरीर का मतलब क्या है? पौष्टिक तत्वों की मात्रा शारीरिक आकार पर ही मतलब निर्भर करती है। खास करके एक भारी भरकम ढील डोल वाले व्यक्ति को अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और कम वाले को भी एक प्रकार से ज़्यादा, मतलब उसके अकॉर्डिंग होती है, ताकि उसका पाचन तंत्र जो है उसको एब्जॉर्ब कर ले जाए, उसको अच्छे तरीके से पचा पाए। तो एक प्रकार से ये चीज़ें। और चौथा बात होती है कार्य क्षेत्र। कार्य क्षेत्र का मतलब क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति जो होता है अलग अलग प्रकार के कार्य करता है। कुछ शारीरिक कार्य करते हैं, कुछ मानसिक कार्य करते हैं। आहार आयोजन करते समय गृहिणी को यह ध्यान देना चाहिए, जो बना रही खाना, कि परिवार के सदस्य किस प्रकार के कार्यों में संलग्न है, उसी के अनुसार उसको आहार तालिका तैयार करनी चाहिए। और इस प्रकार से अगर कोई गृहिणी आहार तालिका को तैयार करती है तो निश्चित तौर पर वह एक आहार आयोजन का अच्छा विकल्प माना जाता है। क्लियर? आगे देखते हैं। पांचवा पॉइंट ये है, गृहिणी को क्या करना चाहिए? भोजन संबंधी आदतें और रुचि को भी ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि आहार आयोजन करते समय ध्यान देने योग्य बात यह है कि भोजन ऐसा होना चाहिए कि वह परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकता को पूरा करे।
भोजन जो बनाया जाए वह सभी सदस्यों की रुचि का होना चाहिए। यानी एक प्रकार से सभी की रुचि होनी चाहिए भोजन में कि भाई आज भोजन बनना है, ये भोजन बनना है, खाने का मन बहुत ज़्यादा उनका लालायित हो। इसके लिए आवश्यक है कि उनमें भोजन संबंधी अच्छी आदतें बचपन से ही डाली जाएं। ठीक है, तो एक प्रकार से ये चीज़ें हैं। छठी बात है जलवायु। ठीक है, आहार आयोजन को प्रभावित करता है जलवायु। ठीक है, पोषक तत्वों की आवश्यकता जलवायु से भी प्रभावित होती है। जैसे गर्म प्रदेशों में ठंडे प्रदेशों की अपेक्षा कम पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, गर्म प्रदेशों में क्या होता है, जो है कम पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ठंडे प्रदेशों में ज़्यादा होती है। ठंडे मौसम में आप देखते हैं गर्म सूप अच्छा लगता है, गर्मी के दिनों में ठंडे पेय पदार्थ अच्छे लगते हैं, शरबत वगैरह हो गया। और यही कारण है कि गर्मियों में कम खाना खाया जाता है। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सब आहार आयोजन करते समय ध्यान रखना चाहिए किसी गृहिणी को। सातवां पॉइंट यह ध्यान रखना चाहिए उस गृहिणी को, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता व मौसम का प्रभाव कैसा है। यानी विभिन्न मौसम में भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं। आहार आयोजन करते समय ऐसे पदार्थों को सम्मिलित करना चाहिए जो उस मौसम में आसानी से मिल जाएं। यानी कि मौसमी चीज़ों के हिसाब से भोजन को मतलब पकाना चाहिए। ठीक है, मौसमी खाद्य पदार्थ ताजे और कम दाम पर उपलब्ध किए जा सकते हैं, इसीलिए बजट भी ठीक ठाक हो जाएगा और अच्छे तरीके से आहार आयोजित भी हो जाएगा। अगला पॉइंट आप देखने का प्रयास करेंगे, भोजन में विविधता होनी चाहिए। यानी गृहिणी को अलग अलग प्रकार के भोजन को बनाना चाहिए। प्रत्येक दिन जो है एक ही प्रकार के भोजन को नहीं बनाना चाहिए। अलग अलग प्रकार के भोजन बनाने से क्या होता है कि एक प्रकार से उबन नहीं महसूस होती है। आहार तालिका बनाते समय गृहिणी को यह ध्यान रखना चाहिए, यह आवश्यक जरूर है कि प्रत्येक भोजन में मतलब प्रत्येक भोजन के समय विभिन्न समूहों से भोज्य पदार्थों को सम्मिलित किया जाए। भोज्य समूह क्या होते हैं, अभी थोड़ा सा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। कोई भोज्य पदार्थ, अगला पॉइंट समझेंगे, कोई भोज्य पदार्थ कितना ही पोषक युक्त क्यों ना हो पर हमारे लिए संतुलित आहार नहीं बन सकता है। अच्छा, पोषक युक्त जो है आहार और संतुलित आहार में क्या अंतर होता है। पोषक युक्त आहार की भाई जिसमें सारे पोषक तत्व विद्यमान है बिना किसी मात्रा के। लेकिन संतुलित आहार वह है कि जो व्यक्ति को देख ले कि भाई व्यक्ति इस व्यक्ति के लिए क्या कितनी भोजन की आवश्यकता है, कितने प्रोटीन्स की आवश्यकता है, कितने कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता है, कितनी विटामिन चाहिए, कितनी जो है प्रकार से खनिज लवण की आवश्यकता है, कितने जल की आवश्यकता है। यानी वो भोजन आपका संतुलित आहार कहलाता है जो पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए या किसी समूह विशेष के भोजन के लिए खास करके उपयुक्त होता है। यानी कि ऐसा भोजन या ऐसा आहार जिसमें सारे पोषक तत्व उचित मात्रा में विद्यमान रहते हैं, पर्टिकुलर व्यक्ति के को ध्यान में रख करके बनाए गए आहार आयोजन के द्वारा निर्धारित होते, तो उसको संतुलित आहार कहते हैं। तो संतुलित आहार लेने के लिए विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ जो होते हैं उन्हें लेना भी आवश्यक होता है। अच्छा, भोज्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं उसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। आइए थोड़ा सा उस पर भी हम नजर आने, पूरी तालिका आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि तालिका से आपके वहां से बहुत प्रश्न, लगभग आपसे 5 से 6 प्रश्न आपके तालिका से आने वाले भोज्य समूहों को लेकर के। ठीक है, आइए अभी मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के लगभग यहाँ पर 50 से 60 प्रश्नों पर चर्चा करने वाला हूं, तो आप सभी लोग अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आती है मेरे प्यारे दोस्त तो वीडियो को लाइक और शेयर बस कर दीजिएगा। बड़ी मेहनत लगती है आपके लिए एक वीडियो बनाने के लिए, तो आप सभी लोग प्लीज मेहनत को समझें और वीडियो को लाइक करें। आपके लगातार कमेंट्स आ रहे थे और इसीलिए मैंने सोचा कि आपको वीडियो देनी परम आवश्यक है। ठीक है, चले अगला पॉइंट आपका है, प्रत्येक आहार में प्रत्येक भोज्य समूह के भोज्य पदार्थ के आवश्यक मात्रा में सम्मिलित होने पर आहार संतुलित होता है या रहता है। हमारे शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण तथा विटामिन आदि बहुत महत्वपूर्ण तत्व है या भोज्य तत्व हमें एक भोज्य पदार्थ से प्राप्त नहीं होते हैं। हमको विभिन्न प्रकार के जो भोज्य तत्व होते हैं उनको लेना पड़ता है। अब भोज्य तत्वों को अभी हम समझेंगे क्या होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट मतलब अगला पॉइंट आपका ये है कि भोज्य समूह के आधार पर प्रतिदिन का आहार पोषक युक्त बनाया जा सकता है तथा कुपोषण और अवशोषण की स्थितियों से बचा जा सकता है। यदि प्रतिदिन आहार का पोषक तत्व मतलब पोषक महत्व जानने के लिए जो है आहार के पोषक तत्वों की गणना की जाए तो यह कार्य बहुत का समय खर्च होने वाला होगा। इसीलिए खास करके आपको आहार तालिका को समझना परम आवश्यक है। भोज्य तत्वों को भोज्य पदार्थों की समानता की दृष्टि से भोज्य पदार्थों को आधारभूत 5 भोज्य समूहों में विभाजित किया गया है। इन भोज्य समूहों में भोज्य पदार्थ की उचित मात्रा शरीर के लिए आवश्यक भोज्य तत्व प्रदान करेगी। ये 5 भोज्य समूह निम्नलिखित हैं। अच्छा, 5 किसी ने बताया, किसी ने 7 बताया है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखें भोज्य तत्वों को भोज्य पदार्थों की समानता की दृष्टि से अगर देखें तो एक प्रकार से 5 प्रकार के ही होते हैं। आइए देखते हैं, एक तालिका मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में आने वाले हैं। देखिए, एक समूह इधर लिखा है, एक भोज्य पदार्थ इधर है और मुख्य पोषक तत्व इधर है। यानी कि देखें, पहला जो आपका समूह है, प्रथम भोज्य समूह है, कौन सा है,
जिसमें दूध और दूध से जो बने पदार्थ होते हैं, जैसे कि दूध से बनता है दही, दूध से पनीर बनता है, छेना बनता है, सूखा पाउडर बनता है, दूध बनता है, स्वयं ही दूध है। यानी दूध और दूध से बने जितने भी पदार्थ होते हैं वो सब प्राथमिक समूह में आते हैं, प्रथम समूह में आते हैं भोज्य पदार्थ, यानी कि प्रथम भोज्य समूह होते हैं। ठीक है, प्राथमिक भोज्य पदार्थ होते हैं। अब इसमें मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं दूध में? देखिए, प्रोटीन जो होता है दूध में पाया जाता है, कैल्शियम भी दूध में पाया जाता है, और राइबोफ्लेविन भी कैल्शियम में मतलब कि दूध में पाया जाता है। यानी प्रथम भोज्य समूह में प्रोटीन, कैल्शियम और राइबोफ्लेविन ये तीनों तत्व आपके पाए जाते हैं। अब बात की जाती है द्वितीय भोज्य तत्व की, द्वितीय भोज्य पदार्थ की, द्वितीय भोज्य समूह की। ठीक है, द्वितीय भोज्य समूह में जैसे मांस हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, ग्रे पक्षी है, दाल है, सेम है, सूखे मेवे हो गए, ये सब द्वितीय भोज्य पदार्थों में आते हैं। द्वितीय भोज्य पदार्थों में जो मुख्य पोषक तत्व सम्मिलित होते हैं उसमें प्रोटीन्स है, लोहा है और नाइलिन है, ये सब सम्मिलित होते हैं। इसके अलावा बात की तृतीय पोषक तत्वों की, तो तृतीय पोषक तत्व आप देखेंगे यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, तृतीय पोषक तत्व आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे यहाँ पर। तृतीय पोषक तत्व में आपका जो भोज्य पदार्थ है उसमें खास करके फल होता है। अब फलों में संतरा हो गया, आपका टमाटर हो गया, आम हो गया, पपीता हो गया और आंवला हो गया, ये सब आपके फलों में आते हैं। इसके अलावा हरी पत्ते वाली जो सब्जियां हैं उसमें से कुल्फी, पालक, मेथी, पत्ता गोभी, चुकंदर व मूली के पत्ते, चना व सरसों का साग, और इसके अलावा अन्य सब्जियां भी जैसे बैंगन हो गया, लौकी हो गई, काशी फल हो गया, फूल गोभी हो गई, भिंडी हो गई, ये सारी की सारी सब्जियां और लगभग अधिकतर फल जो होते हैं वो तृतीय भोज्य पदार्थों में आते हैं। इसमें जो एक प्रकार से मुख्य पोषक तत्व होते हैं कौन कौन से होते हैं? देखिए, फलों में खास करके विटामिन ए अधिक मात्रा में मिलता है, जिसमें कैरोटीन की आवश्यकता, मतलब कैरोटीन जो होता है पाया जाता है मुख्य रूप से विटामिन ए के लिए। और हरी पत्तेदार सब्जियों में ऐसे ये सब आपका ये जो इधर है सब्जियों के लिए, उसमें विटामिन सी मिलता है अधिक मात्रा में, आपको खनिज लवण भी मिलता है और नींबू लोहा भी मिलता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, यानी कि ये आपके मुख्य पोषक तत्व हैं तृतीय भोज्य समूह के। चतुर्थ भोज्य समूह की अगर बात की जाए तो उसमें जैसे अनाज से जितने भी अनाज होते हैं आपके, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, रागी हो गया, ज्वार बाजरा, ये सब है चतुर्थ भोज्य समूह के अंतर्गत आते हैं अनाज वगैरह। ठीक है, तो आपसे ऑब्जेक्ट पूछेगा कि गेहूं, चावल, मक्का ये सब किस भोज्य तत्व है, आप किस भोज्य समूह से हैं, तो आप बताएंगे चतुर्थ से हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा कि थायमिन और नाइसिन, लोहा, ऊर्जा ये सब किस भोज्य समूह से पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे चतुर्थ भोज्य समूह में। ठीक है, देखेंगे तो इसमें पोषक तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं मुख्य रूप से चतुर्थ भोज्य समूह के द्वारा, तो ऊर्जा हो गया, लोहा हो गया, थायमीन हो गया, नाइसिन हो गया, ये सब पाए जाते हैं। क्लियर। अब पांचवा जो पंचम आपका भोज्य समूह है उसकी बात की जाए तो उसमें घी और तेल, यानी कि जितने तैलीय पदार्थ होते हैं, वनस्पति तेल हो गया, मक्खन हो गया, शुद्ध घी हो गया, शक्कर व गुड़ जो हो गया, ये सब आपके यानी चीनी, भेली, ये सब पंचम भोज्य सब पदार्थों में आते हैं, पंचम भोज्य समूह में आते हैं। तो भोज्य पदार्थ मैंने आपको बता ही दिए। अब मुख्य पोषक तत्व जो होते हैं खास करके इससे ऊर्जा मिलती है, आवश्यक वसीय अम्ल भी मिलते हैं, विटामिन ए भी मिलता है, जंतु वसा भी मिलती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक प्रकार से चीजें क्लियर हो गई, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं हम। देखें तो इस प्रकार से आपके समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे भोजन के कार्य कुछ, तो भोजन के मुख्य रूप से 3 कार्य होते हैं, कौन कौन से? एक तो भोजन शरीर का निर्माण करता है, दूसरा भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, तीसरा कार्य क्या है? सुरक्षा प्रदान करता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न यह भी पूछा था कि भोजन शरीर में भोजन का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर का निर्माण करना पहला कार्य, दूसरा ऊर्जा प्रदान करना, तीसरा सुरक्षा प्रदान करना। तो ऑप्शन लगाएंगे डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका। अभी मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को समझाने का प्रयास करूंगा, तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए। उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर बचा हुआ इसको भी समझ लेंगे, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ी सी थ्योरी बची हुई, बाकी फिर ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों की एक प्रकार से लंबी कतार आपके समक्ष आएगी। देखें एक प्रकार से इसको समझें, यानी कि सुरक्षा प्रदान करना को संपन्न करता है तथा प्रत्येक भोज्य पदार्थ में कुछ ना कुछ विशिष्ट पोषक तत्वों का समावेश होता है जो उक्त कार्यों को पूर्ण करने में सहायक होते हैं, यानी तीनों कार्यों को। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट है आपका शरीर की वृद्धि, विकास, कार्य का संचालन, स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित 5 तत्व अनिवार्य होते हैं। जैसे कार्बोज हो गया, शरीर की वृद्धि विकास में जो है कार्य संचालन में, स्वास्थ्य के लिए ये सब तत्व, जैसे कार्बोज यानी कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण, ये सब एक प्रकार शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट, भोजन मानव जीवन का एक आवश्यक अंग है और यह उसके संचालन के लिए निम्नलिखित कार्य करता है। भोजन कौन कौन से कार्य हैं एक प्रकार से देखने का प्रयास, तो भोजन एक प्रकार से शारीरिक कार्य करता है, यानी कि फिजियोलॉजिकल फंक्शंस,
तो भोजन से हमें वे सभी तत्व मिलते हैं जिनसे तंतुओं का निर्माण होता है, टूटे फूटे तंतुओं की मरम्मत और शारीरिक विकास संभव हो पाता है। प्रोटीन और खनिज लवणों के माध्यम से यह कार्य संपन्न होता है। यानी प्रोटीन्स और खनिज लवण का क्या काम होता है कि तंतुओं का निर्माण करे, टूटे फूटे तंतुओं की मरम्मत और शारीरिक विकास करे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मनोवैज्ञानिक कार्य क्या होता है, यानी कि साइकोलॉजिकल जो जो एक प्रकार से फंक्शंस होते हैं। भोजन शारीरिक कार्यों के साथ साथ क्या करता है, मनुष्य की भावात्मक आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। मानसिक संतोष और स्वाद की तृप्ति करता है भोजन। कभी कभी पोषक तत्वों से भरपूर भोजन संतोष देने वाला नहीं होता है। दूसरे देशों की यात्रा करने वाले लोगों को अपनी आदत से भिन्न प्रकार के भोजन खाने की आदत डालनी पड़ती है। ठीक है, अगला पॉइंट आप देखेंगे शरीर सामाजिक सांस्कृतिक कार्य भोजन के, यानी सोशियो कल्चर फंक्शंस। ठीक है, कल्चरल फंक्शंस। तो भोजन के सामाजिक व सांस्कृतिक कार्य भी विशेष महत्व होते हैं। यह आपसी संबंधों को मधुर बनाते हैं, मैत्री को सुदृढ़ता प्रदान करते हैं, एक दूसरे की संस्कृति से पहचान कराते हैं। पुरातन युग से चली आ रही जो परंपरा है आज भी अपनाई जा रही है, और ये परंपराएं किसी भी जाति या बिरादरी में युगों युगों से चली, या मतलब कि युग युगों से पड़ी खाने की आदतों से बनी हुई है। यानी एक प्रकार से आप देखेंगे सामाजिक सांस्कृतिक कार्यों के लिए भी भोजन आवश्यक है। आप देखते कोई भी सामाजिक कार्य सांस्कृतिक कार्य होता है उसमें भोजन की भोज रखा जाता है, खिलाया पिलाया जाता है। तो तमाम प्रकार के भोजन जो होते हैं कार्य करते हैं। वैसे वसा और कार्बोहाइड्रेट मतलब कि मैंने आपको वहाँ पर प्रोटीन बोल दिया था ऊर्जा देता है, प्रोटीन नहीं देता ऊर्जा। प्रोटीन केवल शरीर की मरम्मत वगैरह करता है। ठीक है, बॉडी के पार्ट्स को बनाता है। जो आपकी वसा होती है वो ऊर्जा आपको प्रदान करती है, और कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, विटामिन रोगों से रक्षा करती है हमारी, विटामिन की कमी से रोग होता है। खनिज लवण भी एक प्रकार से शरीर के नियामक तत्वों के रूप में काम आते हैं, शरीर के निर्माण के तत्वों के लिए आवश्यक है। कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक तो थोड़ी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों की ओर बढ़ता हूँ और तीव्र गति से ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को समझने का प्रयास करता हूँ। आपकी परीक्षा के दृष्टि से ये प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक बार जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और लगातार आप पढ़ते रहे। ठीक है, चले आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपका क्या है, प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से, प्रश्न आपका क्या है भाई, प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है, बताएं सभी लोग भाई, कौन सा आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। देखिए लिंग प्रभावित करता है, यानी कि महिला पुरुष कौन है उसके हिसाब से भोजन आपको सेट करना पड़ेगा। रुचि के हिसाब से भी, आयु के हिसाब से भी, कौन कितना बड़ा है कितना छोटा है उसके हिसाब से कौन क्या पसंद करता है ये भी डिनोट करता है। ठीक है, जबकि अध्ययन के हिसाब से आहार आयोजन मतलब कि अध्ययन प्रभावित नहीं करता। इसको ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है आपका आहार आयोजन के समय निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए भाई। तो आहार आयोजन करते समय हमको आयु का ध्यान रखना चाहिए, लिंग का ध्यान रखना चाहिए कि महिला है या पुरुष है। ठीक है, कितना बड़ा है कितना छोटा है। इसके अलावा परिवार के सदस्यों की क्या क्या रुचियां, इसको भी ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ये सभी बातें ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, देखेंगे आहार आयोजन करना एक क्या है, कैसी एक कला है, एक रचना है, एक विशिष्टता है, एक संस्थान है। तो आहार आयोजन करना क्या है, एक कला है, एक आर्ट है। ऑप्शन नंबर ए इसमें भरा जाएगा, आहार आयोजन करना एक कला है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपका आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, देखेंगे आहार नियोजन द्वारा अपने आहार को बनाया जा सकता है। पौष्टिक बिल्कुल बनाया जा सकता है, स्वादिष्ट भी बनाया जा सकता है, विविधतापूर्ण भी बनाया जा सकता है। तो आहार आयोजन के द्वारा भोजन को या एक प्रकार से आहार को हम स्वादिष्ट, पौष्टिक और विविधता युक्त भी बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ये सभी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार आयोजन का लाभ है। आहार आयोजन के कौन कौन से लाभ होते हैं मैं आपको बताऊं। लाभ पूछे, हानि पूछे, ठीक है, और जो है एक प्रकार से विशेषता पूछे, कारण पूछे, परिणाम पूछे। तो जब ऐसे प्रश्न आपसे पूछते हैं ये एक ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी होता है, उसमें लिखा होता है ये सभी, तो वही करेक्ट आंसर हमेशा होता है। लगभग 99.99% यही मतलब एक प्रकार से सही होता है आपका डी वाला ऑप्शन। देखिए इसमें आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सा आहार आयोजन का लाभ है। देखिए आहार आयोजन का एक लाभ तो होगा नहीं, कई लाभ होंगे, और एग्जामिनर यही चाहता है कि आप 2-3 लाभों के बारे में अवगत हो जाएं। ठीक है, देखिए धन का सदुपयोग होता है आहार आयोजन से, कार्य का सरलीकरण होता है, यानी कार्य जो है सरल हो जाता है आहार आयोजन से, समय का सदुपयोग होता है, कम समय लगता है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ये सभी जो है आहार आयोजन के लाभ हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे,
अगला प्रश्न आपका आ चुका है, निम्न में से कौन सा आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। कौन सा आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला तत्व है भाई? देखें, सामाजिक स्थिति, आयु, लिंग या फिर ए और बी दोनों। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो भाई इसमें देखेंगे आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है इनमें से? देखिए, सामाजिक स्थिति उतना ज़्यादा मैटर नहीं करती है, आयु मैटर करता है, आपका लिंग भी मैटर करता है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों दिया हुआ है। सामाजिक स्थिति आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला तत्व तो आप जो एक प्रकार से उतना ज़्यादा फैक्टर नहीं रखता, आयु, लिंग और रुचि के हिसाब से भोजन होता है। सामाजिक स्थिति उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी लगा दीजिएगा। लिंग के हिसाब से नहीं, आयु ज़्यादा फैक्टर इसमें होता है, लिंग से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्टर है आपका आयु। तो इस स्थिति में आपको लगाना है ऑप्शन नंबर बी, आयु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से कौन सा आहार आयोजन की प्रक्रिया का चरण है? फटाफट से बताएंगे, निम्न में से कौन सा आहार नियोजन की प्रक्रिया का चरण है भाई? बताएं कौन सा चरण है? देखिए, परिवार के सदस्यों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी करना पहला चरण, बिल्कुल ठीक ठाक बात है। अगला प्रश्न आपका मतलब अगला पॉइंट है कि पोषक तत्वों के स्रोत की जानकारी और उसे उपयोग करना, बिल्कुल ये जानकारी होनी चाहिए कि भाई किस तत्व मतलब कि किस खाने में, किस सब्जी में या किस प्रकार के फल में, किस अनाज में या किस दूध में या मांस मछली में, किस में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, यानी पोषक तत्व किस तत्व में मतलब किस मतलब पोषक तत्वों के स्रोत जो होते हैं वो कौन कौन से हैं, इसको जानना परम आवश्यक है। और उसे कैसे उपयोग करना है ये भी जानना परम आवश्यक है, तो ये भी ठीक है। खाद्य वर्गों और समूहों को ध्यान में रखना चाहिए भोजन पकाते समय, तो ये भी बात ध्यान रखेंगे आहार नियोजन करते समय। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ये सभी चरण ध्यान रखने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न में से कौन सा आहार आयोजन का चरण नहीं है इनमें से? देखिए, आहार आयोजन का चरण इनमें से कौन सा नहीं भाई? देखेंगे, संतुलन आहार तालिकाओं का प्रयोग करना, बिल्कुल ठीक है। आहार आयोजन में भोज्य पद वर्गों का प्रयोग करना, ये भी ठीक है। पारिवारिक सदस्यों की पोषण संबंधित आवश्यकताओं की जानकारी करना, ये भी ठीक है। आर्थिक स्थिति उतना ज़्यादा मैटर नहीं करती, तो ये एक चरण नहीं होता है आहार आयोजन का। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपका चुका है, आहार नियोजन को व्यवहारिक रूप देने का सबसे सरल उपाय है? बताएं भाई, आहार आयोजन को व्यवहारिक रूप देने का सबसे सरल उपाय क्या है? आहार तालिका को तैयार कर लेना, सबसे सरल तरीका यही होता है। वहीं से जटिल हो जाता है आहार आयोजन करना आपको, लेकिन एक तालिका एक प्रकार से आपको मेन्यू तैयार कर लेना, ताकि उस मेन्यू के हिसाब से आप आगे अपना काम कर सकें, ये सबसे सरल तरीका होता है और व्यवहारिक बनाया जा सकता है आहार नियोजन को या आहार आयोजन को। अगला पॉइंट समझने का प्रयास, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, भोजन के सातों भोज्य समूह के भोज्य पदार्थों की मात्रा इस प्रकार लेनी चाहिए कि समस्त पौष्टिक तत्वों उन भोज्य पदार्थों द्वारा उपयुक्त मात्रा में भोजन में सम्मिलित किए जाएं, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं भाई? तो इसको हम आहार नियोजन कहते हैं या फिर आहार आयोजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन आहार नियोजन को प्रभावित करता है? तो आहार नियोजन को कौन प्रभावित करता है भाई? तो आहार नियोजन को प्रभावित करता है आपका, देखिए, परिवार की संरचना भी प्रभावित करती है, परिवार के सदस्यों की संख्या कैसी है ये भी प्रभावित करती है आहार नियोजन को। इसके अलावा परिवार के सदस्यों की रुचि क्या है ये भी प्रभावित करती है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। उपयुक्त तो सभी फैक्टर्स जो हैं, कारक जो हैं, प्रभावित करते हैं आहार नियोजन को, आहार आयोजन को। अगला पॉइंट आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न में से कौन आहार नियोजन का सिद्धांत है? फटाफट से बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन आहार नियोजन का सिद्धांत है भाई? तो आहार नियोजन का सिद्धांत क्या है? देखें, परिवार के सदस्यों की रुचि, बिल्कुल ठीक है, ये भी एक सिद्धांत है। समय की बचत करने वाला हो, ये भी एक सिद्धांत है। आहार का समय निश्चित होना चाहिए, ये भी एक जो है फैक्टर है, एक सिद्धांत है आहार नियोजन का। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न है कि दूध से बने पदार्थ कौन कौन से हैं? दूध से बने पदार्थ कौन कौन से? भाई देखें, खोया भी दूध से बनता है, पनीर भी दूध से बनता है, दही भी दूध से बनती है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, द्वितीयक समूह में पदार्थ आते हैं, द्वितीयक समूह में आपके मांस मछली वगैरह आते हैं। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, मैंने आपको पूरा तत्वों के बारे में आपको बताया ही है। ठीक है, जो है फूल बीज ये सब आपके किस में आते हैं? आपके फल फूल जो होते हैं किस में आते हैं भाई? जो फल फूल आपके होते हैं ये आपके खास करके आते हैं तृतीय वाले में। ठीक है, केला आलू ये भी आपके तृतीय में आते हैं, शकरकंदी तृतीय में ही आते हैं,
मांस मछली जो है ये सब द्वितीय में आते हैं। क्लियर। दूध और दूध से बने पदार्थ आपके प्रथम में आते हैं। तृतीय में सब्जियां और फल आते हैं। चौथे में आपका अनाज वगैरह आता है जितना भी। और पांचवें में जितने भी तैलीय यानी घी, तेल, शक्कर, गुड़, चीनी और इसके अलावा वनस्पति तेल, मक्खन, ये सब आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, षष्ठ समूह में पदार्थ कौन से आते हैं भाई? षष्ठ समूह में कौन से पदार्थ आते हैं फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। छठवें समूह में आटा, रोटी, ब्रेड या फिर ये सभी। तो छठवें समूह में जो तत्व आते हैं वो कौन कौन से तत्व आते हैं भाई? छठे समूह में की अगर बात की जाए तो उसमें सारी चीजें यानी आटा, रोटी, ब्रेड ये सब षष्ठ समूह में पदार्थ आते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न, खाद्य पदार्थ के समूह आते हैं। खाद्य पदार्थ के समूह आते हैं, ठीक, कितने आते हैं या कितने होते हैं? तो भाई 7 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन मैंने 5 बताए हैं, 5 एक प्रकार से और दूसरे तरीके से मैंने बताए हैं। वैसे एक प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने या फिर अगर बात की जाए खास करके किसने भाई, अमेरिका के नेशनल रिसर्च काउंसिल ने भोज्य पदार्थों को 7 समूहों में बांटा है, तो इसीलिए 7 आपको लगाना है। अगला प्रश्न आपका, हमें सबसे शीघ्र ऊर्जा कौन देता है? प्रोटीन ऊर्जा देता है, ग्लूकोज या वसा या फिर विटामिन? तो हमें सबसे तीव्र गति से ऊर्जा जो प्रदान करता है वो कौन करता है? वो हमको ग्लूकोज देता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसीलिए आपको पता होगा ग्लूकॉन-डी, गर्मी में प्रचार भी आएगा टीवी पर, ग्लूकॉन-डी पियो। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ग्लूकॉन-डी से ऊर्जा मिलती है, तत्काल ऊर्जा। ठीक है, और ग्लूकॉन-डी में क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा होती है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यही ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, सब्जी भाजी किन भोज्य पदार्थों की श्रेणी में आते हैं? तो मैंने आपको बताया था सब्जी भाजी जितने भी आपके हैं ये आपके तृतीयक भोज्य समूह में आते हैं, यानी जिसको आप रक्षात्मक भोज्य समूह कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, इनमें से कौन सा आहार संपूर्ण आहार है भाई? फल, मांस, दूध या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो संपूर्ण आहार होता है वो मात्र एक ही होता है, दूध आपका संपूर्ण आहार है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, भोजन में ऊर्जा का साधन क्या है? भोजन में ऊर्जा का साधन क्या है भाई? स्टार्च है, खनिज लवण है या फिर कार्बोहाइड्रेट है? तो भोजन में ऊर्जा का जो साधन होता है खास करके वो कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से हमको ऊर्जा मिलती है। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा। इस प्रकार से सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, भारतीय स्वास्थ्य संगठन ICMR, भारतीय स्वास्थ्य संगठन ICMR ने समस्त पोषक तत्वों की सुचारू पूर्ति के लिए भोज्य पदार्थों के समूह निर्धारित किए हैं। कितने निर्धारित किए भाई? तो उन्होंने मतलब भारतीय स्वास्थ्य संगठन ICMR के द्वारा 5 भोज्य समूहों के भोज्य पदार्थों के बारे में बताया गया है, जो कि मैंने आपको बताया था चार्ट। ठीक है, और बाकी अमेरिका की बात की है तो वहाँ से जो है एक प्रकार से 7 बताए गए हैं। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आ चुका है कि साधारण कार्य करने वाले एक व्यक्ति की लगभग कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो साधारण कार्य करने वाले एक व्यक्ति को दिन भर में लगभग जो है 2500 से 3000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है ऊर्जा की। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, उत्तर बताएं भाई सभी लोग। प्रश्न आपका है, किस आहार को संपूर्ण आहार हम कह सकते हैं? फल को, दूध को, मांस को या फिर अनाज को? मैंने इसको अभी भी बताया था भाई, दूध को हम संपूर्ण आहार कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार क्या है भाई? संतुलित आहार देखिए, जिसमें उचित खाद्य पदार्थ का समावेश हो संतुलित आहार कहलाता है। बिल्कुल ठीक है। जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में और उचित अनुपात में हो, बिल्कुल ठीक बात है ये भी। सुपाच्य भोजन हो, आकर्षक हो, रुचिकर हो, बिल्कुल ठीक है। संतुलित आहार ये सब होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि वृद्धि काल में भोजन में किन पोषक मतलब पोषण तत्वों का अधिक समावेश होना चाहिए? फटाफट से बताएंगे। यानी वृद्धि काल में, यानी जब आपका विकास हो रहा होता है, बच्चों के खास करके जब विकास होता है तो वृद्धि काल में भोजन में किन पोषण तत्वों की आवश्यकता होती है? किन पोषक तत्वों की? मैंने आपको बताया था प्रोटीन की आवश्यकता सबसे अधिक मात्रा में होती है जब बच्चे का वृद्धि होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका है, रक्त तालपता रोग किस खनिज लवण की कमी से होता है? तो रक्त तालपता रोग, ये प्रश्न आपका एग्जाम में हमेशा आता है, रट लीजिएगा। रक्त तालपता रोग जो होता है ये लौह तत्व की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। आप एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सारे प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं। अगला प्रश्न आपका, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में जो प्राप्त होती है वो 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा? 4.1
किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, कुपोषण के कारण होने वाला रोग कौन सा है? कुपोषण के कारण कौन सा रोग होता है भाई? कुपोषण के कारण से क्वाशियोरकर और मैरास्मस रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे, ये प्रश्न भी आपसे आता है, कुपोषण के कारण से कौन सा रोग होता है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न ये भी आपका, मतलब जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ यहाँ पर सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने इन सभी प्रश्नों को रखा है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, ऊर्जा मापने की इकाई है मीटर, लीटर, कैलोरी या फिर गैलन? तो बताएं, ऊर्जा मापने की जो इकाई होती है उसको हम क्या कहते हैं? कैलोरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पुरुष की अपेक्षा स्त्री के आहार में कैलोरी की मात्रा कम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, या फिर बहुत अधिक होनी चाहिए, अब अधिक होनी चाहिए? नहीं भाई, देखिए पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों की आहार में कैलोरी की जो मात्रा होती है कम होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जितना पुरुषों को काम पड़ता है उतना औरतों को उतना खास मात्रा में नहीं पड़ता, क्योंकि पुरुष खेती वगैरह काम भी करते हैं और उनका शरीर भी ज़्यादा बड़ा होता है, तो उनके लिए ज़्यादा पोषक की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, महिलाएं भी काम करती हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि महिलाएं काम नहीं करती, महिलाएं कंधे से कंधा मिला करके बल्कि एक कदम आगे चल रही पुरुषों से। ठीक है, अगला प्रश्न है, लेकिन अब यहाँ पर वो जो है चीज़ें नहीं हो पाएंगी कि भाई आप स्त्री विमर्श के दृष्टिकोण से अगर सोचें तो यहाँ पर ये बोलेंगे कि पितृसत्तात्मक समाज के बारे में आप सर जी बताते हैं, ऐसी बात नहीं है। महिलाओं के लिए खासकर इसमें भाई पढ़ना है तो इसको पढ़ना पड़ेगा। पुरुष की अपेक्षा स्त्री के आहार में कैलोरी की मात्रा कम होनी चाहिए, पुरुष को ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है, महिलाओं को कम होती है। ठीक है, ये सत्य है। अगला प्रश्न आपका, संतुलित भोजन के लिए आवश्यक है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर ये सभी? तो भाई संतुलित पोषक भोजन के लिए ये सारे तत्व आवश्यक है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सभी का। अगला प्रश्न, एक कैलोरी में कितने किलो कैलोरी होती है? तो एक कैलोरी में कितने किलो कैलोरी होती है भाई? 1 kcal। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने ये तमाम प्रकार के प्रश्नों को आप समझ रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई, लाइक करने में कोताही मत करिए, लाइक कर दीजिए। इसी प्रकार से और भी 3 इकाइयों की मैं आपको चर्चा कर दूंगा, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, अगर छूटे तो बता दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका वैसे छूटेगा ही नहीं कोई, और 2022 वाले मॉडल पेपर अभी जा करके और सारे भी देख लीजिएगा। और उसमें महासंग्राम वीडियो तो नहीं बनाया मैंने, और लेकिन मॉडल पेपर मैंने और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया 2022 का, 2023 का एक विश्वविद्यालय का हुआ था उसको भी सॉल्व करवा दे, तो उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, नेशनल रिसर्च काउंसिल ने भोज्य पदार्थों के कितने मौलिक समूह निर्धारित किए हैं? तो 7 मौलिक समूह निर्धारित किए हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जबकि भारतीय जो संस्थान है यानी ICMR उसने 5 बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, भोजन हो सकता है, भोजन देखें केवल शाकाहारी या केवल मांसाहारी? भोजन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा भोजन का कार्य है? ऊर्जा और शक्ति उत्पन्न करना, बिल्कुल ठीक है। शरीर की टूट फूट की मरम्मत करना, यह भी भोजन का ही कार्य होता है। शरीर की वृद्धि और विकास में सहायता प्रदान करना, यह भी भोजन का ही कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, ये सभी कार्य होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपका आ चुका है, हमारा भोजन कितने वर्गों में बटा होता है? हमारा भोजन कितने वर्गों में बटा होता है, कितने भागों में बटा हुआ होता है? तो हमारा भोजन 3 भागों में बटा हुआ होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, भोजन हमारे लिए क्यों उपयोगी है? यह उपयोगी है क्योंकि भोजन हमारे लिए इसलिए उपयोगी है क्योंकि यह शरीर का निर्माण करता है। भोजन भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन जो होता है व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि भी प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। ये सारे जो है उपयोग इस सभी कारणों के लिए उपयोगी है, मतलब इन सभी के लिए उपयोगी है भोजन हमारे शरीर के लिए। अगला प्रश्न आप देखते हैं, सुरक्षात्मक तत्वों की प्राप्ति के साधन है। सुरक्षात्मक जो तत्व होते हैं उनकी खनिज जो मतलब की जो प्राप्ति के साधन है, विटामिन, खनिज लवण और जल, ये सब सुरक्षात्मक तत्वों की प्राप्ति के साधन है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, उपयुक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है भाई? तो भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य देखिए, संवेगात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि करना, भावनाओं को व्यक्त करना, मानसिक तनाव को कम करना, ये सब मनोवैज्ञानिक कार्य हैं भोजन के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा ये। अगला प्रश्न आप देखेंगे, आपसे बन सकता है आपके एग्जाम में कि शरीर की वृद्धि व विकास करने वाला पदार्थ कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जरूर आएगा आपकी परीक्षा में। शरीर की वृद्धि और विकास करने वाला जो पदार्थ है वो प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा देता है, वसा भी आपका मोटापा और ऊर्जा देता है,
विटामिन और खनिज लवण जो होते हैं ये मतलब कि एक प्रकार से रोगों से रक्षा करते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका शरीर नियामक तत्वों में भी काम आते हैं। अगला प्रश्न है ऊर्जा उत्पादक तत्व हैं। ऊर्जा उत्पादक तत्व कौन से हैं भाई? तो ऊर्जा देने वाले जो तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा, ऐसे दो तत्व होते हैं पौष्टिक तत्वों में जो कि ऊर्जा देते हैं। ठीक है, शरीर को ऊर्जा देते हैं, का काम करते हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो ऊर्जा उत्पादक तत्व यही है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखें तो ये प्रश्न आपका एकदम से तय है आने वाला। अगला प्रश्न आप देखेंगे, निम्न में से कौन भोजन के कार्यों का वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? तो भोजन के कार्यों के वर्गीकरण के अंतर्गत क्या आता है भाई? देखिए, भोजन के सामाजिक कार्य, भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य, भोजन के क्रियात्मक कार्य, तीनों कार्य होते हैं भोजन के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा ये सभी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आईसीएमआर का पूरा नाम क्या है भाई? तो आईसीएमआर का क्या नाम है पूरा? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्या नाम है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये आपके किसका नाम है भाई? ये आपके पूरा नाम है किसका? भारतीय स्वास्थ्य संगठन का, आईसीएमआर का। आईसीएमआर का क्या जो है काम है, मतलब कि क्या वो है भाई? आईसीएमआर जो है एक प्रकार से इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यानी कि भारतीय स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, क्लियर। तो एक प्रकार से ये आपने देख लिया, इतने सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को विस्तार से मैंने आपको चर्चा कर दिया। निश्चित तौर पर आपके मन में जो कोई डाउट बचा हुआ होगा क्लियर हो गया होगा। और इसी प्रकार से आपने इकाई 1 को समझा। अब नेक्स्ट वीडियो अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी तो इकाई 2 पर भी चर्चा करूंगा, और इकाई 3 पर, इकाई 4 पर सारी वीडियोस आएंगी। लेकिन आपको करना क्या है, आपको कमेंट करके बताना है कि सर जी और वीडियो चाहिए, तो मैं आपको और वीडियो परीक्षा तक आते आते आपको करवा दूंगा, ताकि आप अच्छे तरीके से अपनी परीक्षा को दे सके और अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। बाकी और जिन सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन पेपर होगा उसके मॉडल पेपर को आप प्लेलिस्ट में हमारे 2022 वाले पड़े हुए हैं, उनको जरूर देख लीजिएगा। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि परीक्षा में आपका 100% नहीं आया तो नाम बदल देना भाई हमारा। आपको बता दूं कि आप लोग जाकर के एक बार प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, 2022 वाले जितने मॉडल पेपर पड़े हुए हैं उन सभी मॉडल पेपरों को अगर आप देख लीजिएगा, और 2023 वाले मॉडल पेपर जो बनाए हुए हैं, तो प्लेलिस्ट एक बार मैंने 2023 की बना दी है, उनमें जितनी वीडियो पड़ी हुई हैं उन सारी वीडियोज़ को अगर आप देख लेंगे, निश्चित तौर पर एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला है। बी फर्स्ट सेमेस्टर में है, आप सेकंड में आप जाएंगे, सेकंड की भी वीडियोस पड़ी हुई है, तो आपके जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं तुरंत सेकंड सेमेस्टर की तैयारी शुरू कर दीजिए। थर्ड सेमेस्टर के बाद में फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी करवा दूंगा। तो एक प्रकार से आप तैयार हो जाइए, और लगातार आपके साथ में जुड़ा रहूंगा आपकी परीक्षा के अंत तक, समय तक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिए। गुड नाइट, आई लव यू। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।